Good morning to all. Welcome to Pioneer Convent School. Today we will start the next topic of this chapter and the name of the topic is An Early Empire. So in the previous video we have discussed about the Magad kingdom which corresponds to present day Bihar. तो हमने ये डिस्कस किया कि कैसे मगध किंगडम एक्सपैंड हुआ ऑन अ मैसिव लेवल। तो अब ये जो इसकी एक्सपेंशन थी इतने बड़े लेवल पर, तो इट अल्टीमेटली रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो आज हम पढ़ेंगे मौर्यन एम्पायर एंड गुप्ता एम्पायर के बारे में, जो दोनों कहाँ से ओरिजिनेट हुए, मगध किंगडम से। और मौर्यन एम्पायर एंड द गुप्ता एम्पायर के जो बीच का पीरियड था, इट वॉज कंसिडर्ड एज द गोल्डन एज ऑफ इंडिया। नाउ अगर हम बात करें अब एस्टैब्लिशमेंट की, तो मौर्यन एम्पायर 321 बीसी में क्या हुआ था, 320 बीसीई से 180 बीसीई में एस्टैब्लिश हुआ था। 321 बीसीई में देयर वाज ए नंदा डायनेस्टी जो उस टाइम पर क्या कर रही थी, रूल कर रही थी। तो इस नंदा डायनेस्टी का रूलर कौन था, धनानंद, हु वाज ओवरथ्रोन बाय चंद्रगुप्त मौर्य। और किसकी हेल्प से ओवरथ्रोन हुआ था, कौटिल्य की हेल्प से। कौटिल्य कौन थे, जिसे हम क्या कहते हैं, चाणक्य भी कहते हैं। अब चंद्रगुप्त मौर्य जो कौटिल्य थे वो कौन थे, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य। ऑल्सो ही वाज द एडवाइजर, चीफ एडवाइजर ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य। तो जब धनानंद डिफीट हुए, मीन्स जब व्हेन धनानंद वाज डिफीटेड, तो उसके बाद मौर्यन एम्पायर का जो किंग बना, रूलर बना, वो कौन बना, चंद्रगुप्त मौर्य। और जिससे मौर्यन एम्पायर की क्या हुई थी, एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। सो द फर्स्ट रूलर ऑफ द मौर्यन एम्पायर वाज चंद्रगुप्त मौर्य एंड द सेकेंड रूलर, जो सेकेंड रूलर कौन बने थे, बिंदुसारा। एंड बिंदुसारा वाज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। द लास्ट, द थर्ड एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर थी, वो कौन थी, अशोका थे, हु वाज द सन ऑफ बिंदुसारा। सो जो हमारा मौर्यन एम्पायर था वो एक्सपैंड कहाँ से कहाँ तक हुआ, फ्रॉम अफगानिस्तान से बलूचिस्तान टू प्रेजेंट डे ओडिशा। So now let's discuss how we got to know about the Mauryas. So there are variety of sources जिनके थ्रू हमें किसके बारे में पता चलता है, मौर्यन एम्पायर के बारे में पता चलता है। So the first source क्या है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या आता है, स्कल्पचर्स। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट सोर्स है, दैट इज अकाउंट ऑफ मेगास्थनीज। नाउ मेगास्थनीज क्या है, मेगास्थनीज कौन है, ही वाज अ ग्रीक हिस्टोरियन एंड डिप्लोमेट। नाउ डिप्लोमेट क्या होते हैं, राजदूत। जो डिप्लोमेट्स क्या होते हैं, जो एक कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं दूसरी कंट्रीज में। सो मेगास्थनीज क्या थे, एक डिप्लोमेट थे, हु वाज सेंट बाय ग्रीक फिलोसफर, ग्रीक हिस्टोरियन सेल्यूकस I टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, हु वाज द रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो मेगास्थनीज थे, वो वहां पर मौर्यन एम्पायर की जो कैपिटल थी, दैट इज पाटलिपुत्र, वो वहां पर रहे थे। तो ड्यूरिंग हिज स्टे, उनके स्टे के दौरान उन्होंने वहां पर एक क्या लिखी थी, एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। अब इंडिका का जो लैटिन मीनिंग है, दैट इज ऑफ इंडिया। सो ही रोट अबाउट द मौर्यन इंडिया। हमें इस इंडिका मतलब इस बुक में काफी सारे फ्लोज देखने को मिले हैं। स्टिल इट इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द इंडिया। नाउ थर्ड जो सोर्स है, दैट इज लिटरेरी वर्क्स। इसमें क्या क्या आते हैं, बुद्धिस्ट, जैन टेक्स्ट, पुरानिक लिटरेचर, इवन द संस्कृत लिटरेरी वर्क्स एज वेल। नाउ द फोर्थ इंपॉर्टेंट सोर्स इज इंस्क्रिप्शंस। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है वो किसका है, अशोका का है। एंड जो अशोका थे, ही रोट हिज रूल्स, ऑफिशियल्स
एज इंस्क्रिप्शंस, और उसने वो कहाँ पर इंस्क्रिप्शंस लिखे थे, ऑन द नेचुरल रॉक्स, पिलर्स एक्सेट्रा। इन अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस थे दे वर रिटन इन द प्राकृत लैंग्वेज, प्राकृत स्क्रिप्ट, जो उस टाइम के लोगों के थ्रू, लोगों के द्वारा यूज की जाती थी, मीन्स कॉमन पीपल के द्वारा यूज की जाती थी। और जो अशोका थे उन्होंने इंस्क्रिप्शंस का यूज किसके लिए किया, फॉर प्रोपगेटिंग एंड स्प्रेडिंग द आइडियाज ऑफ धम्म, जिसके बारे में हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट अर्थशास्त्र। नाउ अर्थ मीन्स मनी। सो अर्थशास्त्र का जो लिटरेरी मीनिंग है दैट इज साइंस ऑफ मटेरियल गेन और द साइंस ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय कौटिल्य और चाणक्य और विष्णुगुप्त, ये कौटिल्य के ही क्या है, नेम्स हैं। अर्थशास्त्र अब नाउ हु वाज कौटिल्य? कौटिल्य कौन थे? ही वाज अ फिलोसफर, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, हु वाज द रूलर ऑफ फर्स्ट रूलर ऑफ द मौर्यन एम्पायर, एंड कौटिल्य वाज आल्सो द चीफ एडवाइजर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। जो अर्थशास्त्र था इट वाज नॉट limited to the economics, but it was in hand of to run an empire. अर्थशास्त्र बेसिकली किसको समराइज करता है? बेसिकली समराइज द पॉलिसीज ऑफ कौटिल्य। नाउ अर्थशास्त्र के बारे में हमें पता चला है दैट इट वाज लॉस्ट फॉर मेनी सेंचुरीज। इसकी हमें एक कॉपी मिली है 1904 CE में, विच वॉज रिटन ऑन द पाम लीव्स, और इसमें क्या मेंशन है, एडिशन ऑफ 250 CE मीन्स मेनी सेंचुरीज आफ्टर द कौटिल्य। अब जो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है अर्थशास्त्र की, दैट इज कि जो इसमें आइडियाज यूज किए गए हैं दे वर वेरी अनसेंटिमेंटल। अब अर्थशास्त्र हमें बहुत सारी चीजों के बारे में बात करता है, लाइक डिप्लोमेसी, टैक्सेशन, लॉ, मिलिट्री टैक्स, ट्रेड, स्पाइसेस एक्सेट्रा। तो अर्थशास्त्र में ये तो हमें बहुत सारे थिंग्स के बारे में बात की। इवन अर्थशास्त्र में काफी सारे टॉपिक्स के, अर्थशास्त्र काफी सारे टॉपिक्स की भी बात करता है, लाइक हाउ टू किल फैमिली मेंबर्स, व्हेन टू स्पाई ऑन द मिनिस्टर्स। सो दीज आर वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स। अब जो लास्ट इंपॉर्टेंट फीचर है अर्थशास्त्र की दैट इज सप्तंगा थ्योरी। सप्तंगा मीन्स 7 कंपोनेंट्स दैट अ स्टेट शुड हैव। अब वो 7 कंपोनेंट्स कौन से हैं? किंग्स, मिनिस्टर्स, कंट्री, कंट्री में क्या होना चाहिए, पॉपुलेशन भी होनी चाहिए, जियोग्राफिकल कंडीशंस भी अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज फोर्टिफिकेशन, ट्रेजरी, आर्मी एंड अलाइज। सो अर्थशास्त्र में कंप्लीटली कौटिल्य ने किसको स्ट्रेस किया है? हर एक कंपोनेंट को स्ट्रेस किया है, हर एक कंपोनेंट के बारे में डिस्कस किया है, एंड स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेंथनिंग दिस एम्पायर। और अर्थशास्त्र में एक चीज और भी लिखी गई है कि द ड्यूटीज ऑफ द रूलर्स। व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ रूलर? अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने ये स्टेट किया है कि द हैप्पीनेस ऑफ द सब्जेक्ट मीन्स हैप्पीनेस ऑफ द पीपल इज द हैप्पीनेस ऑफ द किंग। उनका वेलफेयर ही किंग का होगा, मीन्स देयर वेलफेयर इज हिज। नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, एडमिनिस्ट्रिंग द एम्पायर। कि मौर्यन एम्पायर में जो मौर्यन एम्पायर मीन्स कैसे चलाया जाता था। सो ये जो 7 पॉइंट्स हैं यू कैन ऑल्सो राइट देम एज अ फीचर्स ऑफ द मौर्यन एम्पायर। तो जो फर्स्ट फीचर है मौर्यन एम्पायर की दैट इज 5 पॉलिटिकल सेंटर्स। P stands for पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला, तोसाली एंड स्वर्णगिरी। सो जो ये P मीन्स पाटलिपुत्र, वी हैव अर्लियर डिस्कस कि जो पाटलिपुत्र है दैट वाज द कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर। अब जो ये 4 पॉलिटिकल सेंटर्स हैं दे आल्सो एक्सरसाइज कंसिडरेबल एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फ्लुएंस। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या मौर्यन एम्पायर में सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था? सो देयर वाज अ यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अब अगर यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था तो हिस्टोरियंस ने सजेस्ट किया इट इज हाईली अनलाइकली। ऐसा क्यों था? क्योंकि जो पावर थी मीन्स जो एम्पायर था, जो एम्पायर था दैट वाज वेरी बिग, वो बहुत बड़ा था, डाइवर्स था, इसलिए जो पावर थी वो डिवाइड कर दी गई इनटू द डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। अब
पावर जो थी दैट वाज नॉट कंसंट्रेटेड इन सिंगल रीजन, एक ओनली वन रीजन में पावर नहीं थी, वो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में क्या कर दी, डिवाइड कर दी। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो स्ट्रॉन्ग था कहाँ पर, अराउंड द कैपिटल एंड द प्रोविंशियल स्टेट्स। तो अब ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था ये इन 5 पॉलिटिकल सेंटर्स में काफी ज्यादा क्या था, स्ट्रॉन्ग था, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, स्ट्रॉन्ग सेंटर्स। नाउ द सेकेंड फीचर इज रूथलेस पॉलिसीज ऑफ रूलर्स, कि जो मौर्य एम्पायर के जो रूलर्स थे वो कैसी पॉलिसीज, मतलब दे वर वेरी एम्बिशियस, वो अपने एम्पायर को एक्सपैंड करने के लिए उन्होंने बहुत सारी रूथलेस पॉलिसीज अडॉप्ट की हुई थी, ताकि वो जो नेबरिंग मतलब साथ वाली जो कंट्रीज हैं उसको अपने कंट्रोल में ले ले और अपने एम्पायर को क्या कर ले, एक्सपैंड कर ले। नाउ द थर्ड फीचर इज कम्युनिकेशन नेटवर्क। अब जो एम्पायर था वहां पर कम्युनिकेशन जो था वो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर था, सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था। जो लैंड रूट्स थे, रिवर लाइन रूट्स थे, दे वर यूज्ड फॉर द communication. So there was a journey undertaken from the center to the provincial states and from the provincial states to the centers. Now the fourth feature of the modern empire is army. Megasthenes, who was the author of Indica, he wrote about army. उन्होंने आर्मी के बारे में लिखा and he stated that there is only a single committee, और एक जो सिंगल कमेटी है वो डिवाइड होती है 6 सब कमेटीज में, नेवी, ट्रांसपोर्ट, फुट सोल्जर्स, हॉर्सेस, चैरियट्स एंड एलिफेंट्स, और हर सब कमेटी के जो फंक्शंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट है, इस सब कमेटी के जो फंक्शंस थे दे वर वेरी डाइवर्स। जैसे किंग, एक किंग है, अगर वो किसी जर्नी पर जाता है तो उसे कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, कुछ सामान चाहिए होता है, तो उसके लिए ये जो ट्रांसपोर्ट सब कमेटी है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित होती है। अब जो सब कमेटीज हैं उनके बहुत सारे और भी फंक्शंस होते हैं, लाइक प्रोक्योरिंग फूड फॉर द सोल्जर्स, फोडर फॉर द एनिमल्स, रिक्रूट करना, तो ये सारी कमेटी एटसेट्रा, ये सारी कमेटीज के जो हैं फंक्शंस होते हैं। नाउ द नेक्स्ट फीचर ऑफ द मॉडर्न एम्पायर इज अर्थशास्त्र, एज वी हैव अर्लियर डिस्कस्ड अबाउट द अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में क्या होता है, गाइडलाइंस होती है रूलर्स के लिए कि वो कैसे अपने एम्पायर को एक्सपैंड करें, कैसे अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग करें। नाउ द नेक्स्ट फीचर एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ द मॉडर्न एम्पायर इज धम्मा। धम्मा क्या होता है, धम्मा इज द प्राकृत वर्ड यूज्ड फॉर द मॉडर्न वर्ड धर्म। So it was King Ashoka who gave emphasized धर्म, उन्होंने किस पर एम्फेसाइज किया, धर्म पर। सो धम्मा वाज नॉट अ स्पेसिफिक रिलीजन, कोई स्पेसिफिक रिलीजन नहीं है। धम्मा क्या होता है, इट वाज अ वे ऑफ लाइफ। तो हमें धम्मा को फॉलो करने के लिए कुछ थिंग्स को, कुछ चीजों को ध्यान में रखना होगा। फर्स्ट इज रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर्स, सेकेंड इज जनरसिटी टुवर्ड्स द ब्राह्मण्स, थर्ड इज ट्रीटिंग द स्लेव्स and and people with the kindness. So these are the things जिसमें हमें धर्म को क्या करना होता है, धम्मा को क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। नाउ द लास्ट फीचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रिंग द एम्पायर इज स्पेशलाइज्ड ऑफिसर। तो मॉडर्न एम्पायर में कुछ स्पेशलाइज्ड ऑफिसर्स भी थे, वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड थे। नंबर 1 इज राजुका, सेकेंड इज धम्मा महामट्टा एंड द थर्ड इज पटिवेदिकास। अब राजुका कौन होते हैं, दे वर लैंड मेजरर्स, मींस एम्पायर की जितनी भी लैंड होती है उसको मेजर करने के लिए कौन से ऑफिसर होते हैं, राजुका। अब धम्मा महामटास कौन होते हैं, धम्मा की फिलॉसफी को प्रोपगेट करने के लिए जो ऑफिसर्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, धम्मा महामटास। एंड द लास्ट इज पटिवेदिकास। पटिवेदिकास वो ऑफिसर्स होते हैं जो लोगों की मींस जो लोगों की ग्रीवियंसेस को, लोगों की प्रॉब्लम्स को किंग तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। So now let's move on to the next topic. How was the empire important? तो historians जो थे they started reconstructing the Indian history, और 19th century में they got to know about the modern empire. तो उन्होंने इस मॉडर्न एम्पायर को क्या कंसिडर किया, एक इम्पोर्टेंट और एक मेजर लैंडमार्क। सो अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई दिस एमर्जेंस ऑफ द मॉडर्न एम्पायर कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट लैंडमार्क,
क्यों? बिकॉज दिस इनकलकेटेड द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंग द पीपल। अब 19th सेंचुरी में जो इंडिया था, इट वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल, इट वॉज अंडर द कॉलोनियल रूल, और जो ब्रिटिश थे दे सो इंडियंस एज प्रिमिटिव, बैकवर्ड एंड इनकैपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्व्स। सो इस सिचुएशन में जब लोगों को पता चला कि एक ऐसी सिविलाइजेशन वहां पर एग्जिस्ट करती है, तो उन्होंने मतलब उससे उनको क्या मिली? इट गेव अ सेंस ऑफ मोटिवेशन and to people to struggle against the British. It gave a sense of pride to the people. It helped the people to unite. तो जो ये डिस्कवरी थी मौर्यन एम्पायर की, it was an inspiring figure for the nationalists as well as the common people who were living in this empire at that time. So, although the empire lasted for the 150 years, the empire didn't encompass the Indian subcontinent. So, in this empire, जो administrative system था that was not uniform as we have earlier discussed. तो बहुत सारे kingdoms क्या हुए? They started to emerge in the several part of subcontinent. So this brings us to the new topic of this chapter, new notions of the kingship. तो बहुत सारे किंगडम्स, बहुत सारे चीफ्स, किंग्स emerge हुए in the Deccan and further in the south. Some of these kingdoms were the kingdoms of Cholas, Cheras and Pandyas, and these kingdoms includes the area of Tamilakam, and Tamilakam includes the areas Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Kerala. अब जो ये किंगडम्स हैं इनकी हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, उसके कुछ सोर्सेज हैं, वो सोर्सेज कौन से हैं? तमिल संगम टेक्स्ट। तमिल संगम टेक्स्ट क्या होते हैं? दे कंटेन द पोएम्स इन विच दे डिस्क्राइब द वेज ऑफ एक्वायर फॉर द किंग्स टू एक्वायर एंड डिस्ट्रीब्यूट द रिसोर्सेज। अब जो ये तीनों किंगडम्स थे ये बहुत क्या थे? प्रोमिनेंट थे एंड दे वर वेरी स्टेबल किंगडम। तो काफी सारे छोटे किंगडम्स भी थे, तो मैनी अ टाइम्स दीज किंगडम्स वॉज नॉट मीन्स नोन, मतलब उनके कोई जानता नहीं था। तो एक पावर को एक्वायर करना इज अ कॉमन थिंग, लेकिन उस पावर को मेंटेन करने के लिए हमें लोगों को ये दिखाना होगा कि वी हैव द पावर, हम इस पावर के लिए डिजर्विंग हैं। तो ये जो स्मॉलर पीपल थे, स्मॉलर किंग्स थे, वो अपने आप को क्या मानते थे? डिवाइन किंग्स मानते थे। तो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डिवाइन किंग्स। नाउ डिवाइन किंग्स, अब जो स्मॉलर किंगडम्स थे मीन्स टू इंश्योर देयर पावर, वो अपनी पावर को शो करने के लिए वो दे यूज टू कॉल देम डिवाइन किंग्स। दे यूज टू आइडेंटिफाई विद द डिवाइन, मीन्स इसका मतलब क्या होता है कि दे यूज टू थिंक that they are same as God, they used to think that they are closely associated with God. तो ये अपने आप को क्या कहते थे कि they used to call them God like। तो ये हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? कुशान्स में। कुशान्स was an important dynasty of at that time। अब जो ये डिवाइन किंग्स थे ये अपने आइडियाज को प्रोपगेट कैसे करते थे ऑफ बीइंग डिवाइन? तो वे किसकी हेल्प से करते थे? कॉइन्स की हेल्प से, स्कल्पचर्स की हेल्प से। दे यूज टू मेक द कोलोजल मीन्स ह्यूज स्टैचूज, और वो कहाँ पर बना रहे थे? इन मट्स और इन श्राइन्स, और फिर वो एज अ गॉड उसकी क्या करते थे? वर्शिप करते थे। एंड दे अडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स, वो अपने आप को कुछ टाइटल्स भी देते थे लाइक देवपुत्र मीन्स सन ऑफ गॉड और महाराज अधिराज। ऑल्सो दे यूज द इंस्क्रिप्शंस एज वेल, कि वो क्या यूज करते थे? इंस्क्रिप्शंस भी यूज करते थे। नाउ we will discuss the last topic of this video, that is Gupta Empire। तो 4th century में हमें कुछ evidences मिले हैं for the emergence of the Gupta Empire। अब गुप्ता एम्पायर के जो बहुत prominent leaders थे, prominent rulers थे, वो कौन थे? चंद्रगुप्ता 1, second is समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता was the most prominent ruler of the Gupta Empire। थर्ड इज चंद्रगुप्ता 2, जिसे हम क्या कहते हैं? विक्रमादित्य भी कहते हैं। अब जो गुप्ता एम्पायर है हमें उसकी इंफॉर्मेशन काफी सारे सोर्सेज से मिली है, लाइक लिटरेरी सोर्सेज, कोइंस एटसेट्रा।
तो जो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है दैट इज प्रशस्ति। अब प्रशस्ति क्या होता है? प्रशस्तिज वर द स्पेशल टाइप ऑफ इंस्क्रिप्शंस विच वर रिटन इन द प्रेज ऑफ किंग। मतलब जो किंग की प्रेज में लिखे जाते हैं। प्रशस्ति को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रशंसा। अब हम प्रशस्ति का एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है प्रयाग प्रशस्ति विच इज ऑल्सो नोन एज अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। अब प्रयाग एज वी ऑल नो कि हम उसे क्या कहते हैं? इलाहाबाद कहते हैं। तो दिस प्रयाग प्रशस्ति वॉज कंपोज्ड बाय हरिसेना विच वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्ता। और जो ये प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई थी दैट वॉज रिटन इन द प्रेज ऑफ Samudragupta. So this is all for the today. I hope you have understood this topic. Thanks and have a nice day.